Hello friends, welcome back to the second part of this video, the revolt of 1857. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये विद्रोह क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये विद्रोह कब हुआ, कब ये स्टार्ट हुआ और इसके क्या क्या रिजल्ट रहे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि इज इट अनप्लैंड और प्री प्लैंड, ये पहले से सोचा समझा विद्रोह था या फिर एक सडन ही विद्रोह था। तो इसके फेवर में अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। कुछ इसको सुसंगठित षड्यंत्र कहते हैं, कुछ अनियोजित विद्रोह कहते हैं। तो जो सुसंगठित षड्यंत्र इसे कहते हैं कुछ इतिहासकार, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था, जो उसके प्रतीक चिन्ह थे वो थे रोटी और कमल का फूल, और विद्रोह से पहले ही ये चिन्ह गांव गांव में पहुंच चुके थे। तो ये रोटी के और कमल के फूलों के गांव गांव पहुंचने की घटना इसको एक सुसंगठित षड्यंत्र बनाती है। कुछ इतिहासकार इसे अनियोजित विद्रोह कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि विद्रोही अपने विद्रोह से पहले या बाद में कोई भी एविडेंस छोड़ के नहीं गए और कोई भी दस्तावेज छोड़ के नहीं गए, शायद इसलिए क्योंकि वो गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे थे। सो अब हम देखते हैं कि ये विद्रोह स्टार्ट कब हुआ। तो विद्रोह का आरंभ हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में। ये विद्रोह स्टार्ट मेरठ से हुआ, लेकिन जल्द ये उत्तर भारत में, पंजाब में और दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में बिहार तक और पश्चिम में राजस्थान तक फैल गया। इसे हम मैप में देखते हैं, इससे एक अच्छी समझ बनेगी कि इस विद्रोह ने हमारे देश का कितना भाग कवर किया हुआ था। ये स्टार्ट हुआ मेरठ से, लेकिन ये पंजाब में पूरा फैल गया, फिर यहाँ से बिहार में फैल गया और इधर ये पश्चिम में राजस्थान तक पूरा फैल गया, बट ये साउथ रीजन में नहीं फैल पाया। तो अब हम इस विद्रोह को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसके घटनाक्रम, इसके आगे क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहली घटना जो हुई वो मंगल पांडे द्वारा अकेले विद्रोह किया गया। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के एक सैनिक थे। उन्होंने सबसे पहले चर्बीदार कारतूस लेने से मना कर दिया और अकेले विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस वजह से उनको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। फिर 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवार सेना द्वारा भी चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया गया मेरठ में, और इन 90 सैनिकों में से 85 को तो 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजा दे दी गई। फिर 10 मई को जो इससे पहले जिनको कैदी बना लिया गया था, उनको भी बाकी के सैनिकों ने आज़ाद कर दिया, छुड़ा लिया और विद्रोह का झंडा और बुलंद कर लिया। फिर सूर्यास्त के बाद वो दिल्ली की ओर चले गए और वहां जाके उनने बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर लिया। आइए अब देखते हैं विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। इसके प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी और बिहार। अब हम इनके नेता भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से इनका नेतृत्व कौन कौन कर रहा था। कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से महारानी बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से नेता कुंवर सिंह। ये थे कुछ इसके मेन पॉइंट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस विद्रोह को कुचल दिया गया था, तो अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह की कमजोरियां क्या थी और इसको क्यों कुचला, कैसे कुचला गया। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये दक्षिण में बिल्कुल नहीं फैला, ये पश्चिम के ज़्यादातर भागों में फैला नहीं, और मतलब ये पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया, मतलब पूरे इंडिया ने एक होके ये विद्रोह नहीं किया, ये कुछ कुछ भागों से ही ये विद्रोह हुआ। तो ये भी एक इसका कारण था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राज्यों के अधिकांश शासक और जमींदार विद्रोह में शामिल नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको अंग्रेजों से फ़ायदा होता था, वो लालची थे। उनको अंग्रेजों से जो किसानों की ज़मीन होती थी या ऐसे कुछ भी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसानों की जब कोई भी ज़मीन जो कर चुका नहीं पाता था, तो वो ज़मीन व्यापारियों को, सूदखोरों को, जमींदारों को दे दी जाती थी। तो इसलिए इनको बहुत फ़ायदा था, तो इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया और ये इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। कुछ शासक अंग्रेजों के सहायक थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे सिख अंग्रेजों के सहायक थे, और इन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया।
और ग्रामीण जनता जो थी उनके इस विद्रोह के द्वारा उनका खास निशाना जो थे वो सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से विद्रोह के शत्रु थे। क्योंकि वो जनता को लूटते थे, ग्रामीण लोगों को लूटते थे, किसानों को लूटते थे, तो इसलिए जो जनता थी वो सूदखोरों के मतलब दुश्मन थी। तो सूदखोर इसलिए इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। आइए अब देखते हैं विद्रोह के परिणाम क्या रहे। परिणाम इसका ये रहा कि विद्रोह को कुचल दिया गया, कई शासक वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई और बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। भले ही इस विद्रोह को दबा दिया गया हो, लेकिन इस विद्रोह ने भारतीय जनता के मन में, भारतीयों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी। इसीलिए हम आज भी इसे पढ़ते हैं। इससे पहले भी छोटे छोटे कई विद्रोह हुए 1857 से पहले, लेकिन उन्हें हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये मेन है और ये एक इसे हम एज ए ट्रीट करते हैं फर्स्ट, ऐसा पहला विद्रोह जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया। तो इसलिए एक अमिट छाप इस विद्रोह ने छोड़ी। इस विद्रोह को कुचल दिया गया क्योंकि कई शासक ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इस विद्रोह को कुचलने में उनकी सहायता करी। इस पर कैनिंग ने टिप्पणी भी की है कि इन भारतीय शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। इसमें तूफान विद्रोहियों को कहा गया है ऑब्वियसली, और बांध की तरह काम किया है इन सरदारों और शासकों ने जिन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में हेल्प करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।